हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस। ये सभी प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक वॉच करना। और कल से मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपके पेपर होने तक कराऊंगा और उन 15 प्रैक्टिस सेट को आपको करना है। प्रत्येक सेट में आपको 37 प्रश्न मिलेंगे और मैं आपको ऐसी उम्मीद जगाता हूं कि आपका पेपर उन्हीं 15 सेट में से देखने को मिल जाएगा। तो कल से आपको चैनल पे जो भी वीडियो पड़े वो जरूर देखनी है। पहले प्रश्न की बात करें, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन नल सिंह, तीसरा ऑप्शन नरपति नाल्य, तीसरा ऑप्शन चंद्रबरदाई और चौथा ऑप्शन जगनीक। तो यहाँ पर बात करते हैं परमाल रासो, तो इसके रचयिता हैं जगनीक जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जगनीक ने लिखी है परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दुल्हिन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां किसकी हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास जी की, दूसरा ऑप्शन कबीरदास जी की, तीसरा ऑप्शन सूरदास जी की, चौथा ऑप्शन रैदास की। बात कर लेते हैं इन पंक्तियों की। ये लिखी है हमारी कबीरदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, यानी कि किसने कहा था। पहला ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन महापंडित राहुल सांकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और चौथा ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो हो जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपके पेपर में शुद्ध वर्तनी से संबंधित एक या एक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुद्ध वर्तनी में हमसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर ए में जिस प्रकार से लिखा है इस तरह से लिखा जाता है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन चारों तरफ जल ही जल होना, दूसरा ऑप्शन रास्ते का बंद हो जाना, तीसरा ऑप्शन दोनों ओर मुसीबत और चौथा ऑप्शन बीच में से निकल के भाग जाना। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों ओर मुसीबत होना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम छठे प्रश्न की। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस हमारी तुलसीदास जी ने लिखी है और कौन सी भाषा में लिखी है। पहला ऑप्शन हमसे दिया गया है अवधी में लिखी है, दूसरा ऑप्शन ब्रज भाषा में, तीसरा ऑप्शन खड़ी बोली में और चौथा ऑप्शन भोजपुरी में। तो बात करते हैं रामचरितमानस की भाषा है हमारी अवधी। ऑप्शन नंबर ए छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। उत्कर्ष का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखने हैं, क्योंकि विलोम शब्द से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पहला ऑप्शन पतन, दूसरा ऑप्शन अपकर्ष, तीसरा ऑप्शन अपभ्रष्ट और चौथा ऑप्शन विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम हमेशा होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष या फिर अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। बात कर लेते हैं हम आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन हमसे पूछा गया है कौन सा शब्द और कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन पौधा, दूसरा ऑप्शन लड़का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है प्राण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पुस्तक। तो बात करते हैं बहुवचन शब्द की, तो यहाँ पर हमें दिया गया है बहुवचन शब्द प्राण। प्राण हो गया हमारा बहुवचन शब्द। ये देखने में एक वचन लगता है, किंतु इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। बाकी प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गए, आंसू हो गए और हमारे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वो सभी हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नौवें प्रश्न की। पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द यानी कि हिंदी में जो हमारे लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। तो इसमें हमें बताना कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पहला ऑप्शन कैमरा, दूसरा ऑप्शन पायल, तीसरा ऑप्शन प्लेट और चौथा ऑप्शन तलवार। तो पुल्लिंग शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमरा। कैमरा शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यानी कि हमें शब्द दिए गए हैं उसका हमें सही अर्थ बताना है। हमें दिया गया है अपेक्षा और उपेक्षा, यानी कि इनका अर्थ किस रूप में आएगा। तो अपेक्षा का अर्थ और उपेक्षा का अर्थ क्या, ग्रहण और त्याग होगा, दूसरा निकट और दूर होगा,
तीसरा ऑप्शन तिरस्कार या आशा होगा और चौथा ऑप्शन आशा या तिरस्कार होगा। तो अपेक्षा का हमारा जो अर्थ होता है वो होता है आशा। आशा कौन से में पहले दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आशा और तिरस्कार, उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार और आशा का अर्थ होता है अपेक्षा। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की, केश और केश, यानी कि हमें इस प्रश्न में भी बताना है कि कौन सा सही अर्थ होगा। पहला ऑप्शन कस्तूरी या केसर, दूसरा ऑप्शन हल्दी या दूब, तीसरा ऑप्शन मुकदमा या बाल, चौथा ऑप्शन उपकारी या उपकार। तो जो हमारा ये केस लिखा जाता है इसका अर्थ हमेशा होता है मुकदमा। मुकदमा हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मुकदमा और बाल, ये हमारा केश और केश का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न हमें दिया गया है, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। पहला ऑप्शन भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन कर्तृवाच्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कर्मवाच्य और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाववाच्य क्या होते हैं? तो भाववाच्य वे वाच्य होते हैं जिनमें क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया की प्रधानता जिस भी वाच्य में हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य कहलाता है। बात कर लेते हैं हम 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहां पर वाक्य होगा। तो ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि जहां क्रिया की प्रधानता होती है वो हमारा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भाववाच्य। 13वें प्रश्न के बाद आइए अब बात कर लेते हैं हम 14वें प्रश्न की। कौन सा शब्द विशेषण है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है होली, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बहन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है व्यक्ति और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है काला। तो वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वही विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हम लिख लें काला बैग, काला बैग, यानी कि काला हमारा बैग की विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा और बैग जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 15वें प्रश्न की। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो जो हमारा मित्र हमसे कपट रखता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दांत काटी रोटी, दूसरा ऑप्शन आस्तीन का सांप, तीसरा ऑप्शन अक्ल की दुम, चौथा ऑप्शन आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए हम जो मुहावरा प्रयोग करते हैं उसे हम करते हैं आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो हमसे कपट रखता है हमारा मित्र उसे हम बोल देते हैं कि तू आस्तीन का सांप है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो उसे क्या कहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है दूरदर्शी, फिर दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दत्तचित्त, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कुशाग्र बुद्धि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर डी 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया प प्लस अवन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया प प्लस वन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया पो प्लस अन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पौ प्लस अन्य। तो पवन शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो वो होगा पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है या इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। बात कर लेते हैं हम 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया पुनर प्लस जन्म, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया पु विसर्ग प्लस नरजन्म, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया पुन विसर्ग प्लस जन्म और चौथा ऑप्शन है पुनर प्लस आजन्म। तो सही संधि विच्छेद की बात करें
तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, पुन विसर्ग प्लस जन्म मिलकर के पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये किस प्रकार से होता है, तो होता है हमारा पुन विसर्ग प्लस जन्म में होता है पहले, फिर उसके अगली स्टेप में होता है जो विसर्ग होता है वो हमारा आधे रा में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद में हमारा जो ऊपर दिया गया है पुनर्जन्म वो यहाँ से बनता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो हमारी होती है वो होती है विसर्ग की, फिर उसके बाद विसर्ग रा में परिवर्तित होता है आधे, उसके बाद में जो आधा रा होता है वो जाके ऊपर जाकर लग जाता है। ये हमारा 3 स्टेप में होता है, इसमें विसर्ग संधि होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको ऑप्शन में ये पहला स्टेप देखने को ना मिले और दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन यड़ संधि, दूसरा ऑप्शन वृद्धि संधि, तीसरा ऑप्शन गुण संधि और चौथा ऑप्शन दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में हम अगर संधि की बात करें तो वो होगी हमारी यड़ संधि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यड़ संधि हमारी इत्यादि शब्द में होगी। अब इसकी मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है कि किसी भी संधि के शब्द में या, रा और बा, इन 3 वर्ण से पहले आपको कोई भी आधा अक्षर देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको लगा देना है यड़ संधि। बीच में हमारे इन 3 शब्द में से कोई एक शब्द होना चाहिए और इससे पहले आधा शब्द, जैसे यहाँ पर आपको ता देखने को मिला है, ऐसे ही कोई भी आधा शब्द देखने को मिल जाए वहाँ पर आपकी यड़ संधि हो जाती है। कौन कौन से वर्ण हैं? या, रा, वा, इनसे पहले आधा अक्षर और ये बीच में दिए गए हों ये तीनों अक्षर, तो वहाँ पर आपकी 98% यड़ संधि होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यड़ संधि की ट्रिक क्या होती है। तो यड़ संधि की ट्रिक है बीच में या, रा या फिर बा और उनसे पहले आधा अक्षर, वहाँ पर हमारी होती है यड़ संधि। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात कर लेते हैं हम 20वें प्रश्न की। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया नाक में चोट लगना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया इज्जत देना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया दीनता पूर्वक प्रार्थना करना और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया चापलूसी करना। तो नाक रगड़ने का सही अर्थ होता है हमारा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दीनता पूर्वक जब हम प्रार्थना करते हैं नाक रगड़कर, मतलब उसे ही बोलते हैं नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ये थे आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शाम के 8 या 9 बजे आपको आज की वीडियो का तीसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा और आपके आज में 60 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो मैंने एक 12 बजे डाली थी और ये वीडियो आपको 4 बजे मिल रही है, तो आपकी 2 वीडियो हो गई। तीसरी वीडियो आपको 8 बजे या 9 बजे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और याद रखना कल से आपको आपके पेपर के 15 सेट मिलेंगे। एक दिन में मैं एक सेट कराने वाला हूं जो कि आपको पूरे दिन में कभी भी चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। वो 15 सेट आपके हिंदी के प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आपके पेपर में 37 के 37 प्रश्न उन्हीं सेट से देखने को मिलेंगे या फिर उससे संबंधित होंगे। तो वो आपने आज तक वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको 37 में 37 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है तो उन 15 प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।